हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश फ्लुएंसी वन की यूनिट वन। तो बेसिकली इस पूरी बुक में 3 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट हम कवर कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में और भी यूनिट्स कवर करेंगे। तो यूनिट वन में भी बेसिकली आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो आपका पहला पार्ट है जिसका नाम है द लॉस्ट वर्ड, ये एक बेसिकली पोएम है। तो इस पोएम के बारे में हम जानेंगे कि इस पोएम में क्या कहा गया है, क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पोएम का कोई भी पार्ट दे सकता है और पूछ सकता है कि यहाँ पे जो पोएट है वो किस विषय में बात कर रहा है। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आप उसको इजीली कर पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो जो पोएम है, पोएम तो छोटी है लेकिन उसका जो मीनिंग है, मीनिंग काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डीपली आपको समझना पड़ेगा, जब भी आपको पता चलेगा। बाकी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है और खुद से भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको ये समझ में आएगा। तो देख लेते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। इसमें बेसिकली 3 स्टैंजा है। इस पोएम को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला स्टैंजा ये है और दो जो स्टैंजा है वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला स्टैंजा है, सी हैज़ लॉस्ट ए वर्ड एंड सर्चेज फॉर इट एवरीवेयर बिहाइंड द सोफा एट द बैक ऑफ डर्टी कार्डबोर्ड एंड ड्रॉर्स, सी पिक्स थ्रो द रबिश सेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक पोएम का छोटा सा पार्ट है। अब इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। In the first stanza of the poem, we find a woman searching for a word she has lost. कविता के पहले छंद में हम पाते हैं कि महिला खोए हुए शब्द को खोज रही है, ठीक है ना। एंड शी इज सर्चिंग फॉर इट प्लेसेस विच आर हिडन फ्रॉम व्यू और प्लेसेस वेयर वी कीप आवर रबिश। और वो जो शब्द को ऐसी जगह तलाश कर रही है जहाँ पे हमारी रोज़ की नज़र नहीं पड़ती है, मतलब कि छुपी हुई जगह जो होती हैं ऐसी जगह पर तलाश कर रही है। और जहाँ पे हम बकवास चीज़ें रख देते हैं अपनी, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम जहाँ पे भी रख देते हैं वहाँ पे तलाश कर रही है। बट इजेंट इट अनयूजुअल टू लुक फॉर अ वर्ड इन प्लेसेस वेयर वी फाइंड थिंग्स। यहाँ पे जो ऐसा लगता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई जहाँ पे हम चीज़ें तलाश करते हैं, कोई किसी का कुछ खो जाए वो चीज़ तलाश करता है, लेकिन शब्द तलाश करना ये कोई सामान्य बात तो है नहीं, ठीक है ना। The hidden places mentioned here are places which do not require our attention on day to day basis। मतलब यहाँ पे जब जो भी हिडन प्लेस की बात हो रही है वो ऐसे प्लेस की बात हो रही है जहाँ पे हम अपने दैनिक जीवन में वहाँ जाते नहीं हैं, ठीक है ना। दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता नहीं होती है कि हम वहाँ जाए डेली डेली। अब जैसे कि आपका कोई स्टॉक रूम है, ठीक है ना, जहाँ पे आप ऐसा स्टॉक रख देते हो जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको, तो आप डेली थोड़ी जाते हो। कभी महीने 2 महीने में ज़रूरत पड़ गई तभी आप जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन हिडन प्लेसेस की बात हो रही है। और रेदर प्लेसेस वी टेंड टू इग्नोर इन आवर डेली लाइफ, प्लेसेस विच आर डिफ़िकल्ट टू रीच। और यहाँ पे साथ ऐसे प्लेसेस की बात हो रही है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, और ऐसे प्लेसेस पे हम जाते भी नहीं हैं, ठीक है ना, और वहाँ जाना मुश्किल होता है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है, अलमारी के पीछे आपको कुछ सामान गिर गया तो वहाँ पे ईजिली आप उसको नहीं निकाल पाते हो, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेसेस पे वो जो है वो शब्द को तलाश कर रही है, ठीक है ना। देखो मीनिंग जो है उसका डीपली है, आपको नीचे पता चलेगा। इसका और भी पार्ट है, इसको हम पढ़ते हैं एक बार। द poet then seems to suggest that the woman has lost this world in the world of her domesticity. This domesticity world is not just a physical world, it also a mental world। तो यहाँ पे जो कवि है, कवि ये कह रहा है जो महिला है उसने अपने घरेलूपन की जो दुनिया है उससे इस शब्द को खो दिया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो अपनी भौतिक दुनिया में इस तरह से व्यस्त है कि उसको ये याद भी नहीं है कि इसका यूज़ उसने कब किया था, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो। द वुमेन इज सो प्रोक्यूपाइड इन दिस वर्ल्ड दैट सी फेल्स टू रिमेंबर दिस वर्ड विच इज़ सर्टनली एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। कि जो देखो वर्ड जिसकी बात हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बट इसने इसका यूज़ नहीं किया है। और इसके यूज़ ना करने के भी आपके कारण है, वो नीचे आपको पता चलेंगे। बाकी हम इसे एक बार देख लेते हैं। लाइक वी हैव ऑब्जर्व वी शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड द लिबरल मीनिंग एंड एक्सप्लोर द थिंग्स दैट आर इम्प्लाइड। हमें जो है ना डीपली इसके बारे में समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस जो वर्ड है उसको और डीपली समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये कह रहा है दिस इज स्पेसिफिकली इज इन द केस
वेयर द थिंग्स लॉस्ट इज़ नॉट ए थिंग एट ऑल बट ए वर्ड। कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी कि कोई भी किसी की वस्तु खोती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वर्ड खो रहा है, ऐसा तो है नहीं, सामान्य बात तो है नहीं। तो इसका जो मीनिंग है आपको डीपली जाके समझना पड़ेगा। अब देखेंगे उसको क्या है उसमें। Like these physical spaces which are hidden, we all have mental spaces which are hidden as well as। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि देखो अभी तो नॉर्मली ये जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे हमने कुछ सामान दुबका दिया, ठीक है ना, लेकिन हमारे माइंड के अंदर भी क्या होता है, हम कुछ दुबका के रखते हैं, ठीक है ना। ऐसी हमारा स्पेस जगह होती है जहाँ पे हम चीज़ों को दुबका के रखते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ कह रहा है, एंड दे रिमेन हिडन बिकॉज वी डू नॉट क्लोज टू स्पीक अबाउट देम। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा छिपा के इसलिए रखते हैं कुछ चीज़ें अपने मन में भी, क्योंकि हम उसका चुनाव नहीं कर पाते कि हम किन से बोलें ये चीज़ें, ठीक है ना। इसलिए हमें उन्हें क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं अपने मन में। और वी ऑफर टू स्पीक अबाउट देम, और हमें डरते हैं अगर उन शब्द को हम बोल देंगे तो हमें डर लगता है कि कोई गलत चीज़ ना हो जाए हमारे साथ। हम डरते हैं इसलिए उनको अपने मन में दुबका के रखते हैं। Often we are afraid to speak about things that are not acceptable to the people and society we live in, and consequently we push these thoughts to the back of our mind। अक्सर क्या होता है, हम जो भी शब्द बोलना चाहते हैं उनसे हम डरते हैं कि हम ना बोलें। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज में ना कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेबल होती हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेबल होती हैं, ठीक है ना। तो लड़कियों के लिए जैसे कि बोला जाता है कि उन्हें शुरू से ही घर के काम वगैरह सीखने चाहिए, ठीक है ना, और क्योंकि उन्हें घर कैसे संभाला जाता है ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। उन पर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। तो वो कुछ चीज़ें उनकी मन की भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें व्यस्त नहीं कर पाती, मतलब कि उन्हें बोल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ज़रूरी नहीं है महिला, कोई पुरुष के बारे में भी आप बोल सकते हो। द बैक ऑफ द माइंड इज प्लेस टू हाइड थॉट्स लाइक द बैक ऑफ सोफा टू हाइड। जैसे कि सोफे के पीछे हम कुछ सुपका देते हैं, दुबका देते हैं, हाइड कर देते हैं, ऐसे हम हमने मन के पीछे भी कुछ चीज़ें दुबका के रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड की बात हो रही है, जो वर्ड खो रखी है, वो आपको डीपली पता लगने वाला है नीचे। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ हाइडिंग आवर फीलिंग और नॉट सेइंग थिंग्स और इवन लाइंग अबाउट थिंग्स। कि हमारे अंदर, ठीक है ना, हम सबके अंदर हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जिन्हें हम अपने मन में ही रखते हैं, हम बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। और कभी कभार हम झूठ भी बोल देते हैं, अगर कोई सच भी जानना चाहेगा फिर भी हम नहीं बता पाते हैं। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, आपने पूछ लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें पता है कि हाँ प्रॉब्लम है कुछ चीज़ें, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो दुबका लेते हैं कुछ चीज़ें। तो जरूरी है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू, स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ द वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। और ये खासकर वुमेंस के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि वुमेंस जो है ना, वो अपनी फीलिंग्स को और अपने जो भी वो कहना चाहती हैं उनको दुबका के रखती हैं, ठीक है ना। वो परेशान होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी आर टोल्ड अबाउट what is acceptable and what is not and we learn to avoid speaking। तो यहाँ पे जो बचपन से ही हमें समझाया जाता है या बताया जाता है कि समाज में क्या चीज़ें आपको बोलनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, तो इसलिए ही हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा बोलना, ठीक है ना। जो भी हमारी फीलिंग है उनको हम नहीं बोल पाते हैं। मच ऑफ दिस हैज़ टू डू विद स्ट्रक्चर ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन आवर फैमिली एंड द सोसाइटी वी लिव। और जो ये चीज़ें हैं ना, ये जो पावर में होते हैं, जो जो पावर में होते हैं, जैसे कि फैमिली है, तो फैमिली में जो फादर हो गया, ठीक है ना, उनके आदेश का आपको पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे कही हुई है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा जो वुमेन है ना वो किस विषय में बात कर रही है। बाकी इसको और पढ़ लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी द फादर रिमेन द हेड ऑफ द फैमिली एंड वी आर सपोज टू ओबे हिम इवन व्हेन ही इज़ रॉन्ग। जो हर किसी की जो फैमिली है, ठीक है ना, उसमें जो फादर होता है वो एक हेड होता है, और जो भी उनका कहना, जो भी वो कहता है, हमें उनकी बात का जो है मानना पड़ता है, उसका उनका आदर करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो आपको नहीं करनी होती है वो चीज़ें। दिस इज़ स्पेसिफिकली ट्रू फॉर द गर्ल्स। जैसे कि ऊपर बात करी थी, ये गर्ल्स के लिए
गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। दे आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कुकिंग एंड लर्निंग हाउ टू कीप द हाउस बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अ होम मेकर व्हेन दे ग्रो अप। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि जो फादर हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जरूरी नहीं फादर मदर की भी बात हो रही है यहाँ पे, कि जो मदर है जो फादर है वो ये कहते हैं कि तुम्हें कुकिंग सीखनी चाहिए और तुम्हें घर कैसे साफ करना रखना चाहिए, वो चीज़ लड़कियों को सीखनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें क्या करना, तुम्हें होम मेकर बनना, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जॉब थोड़ी करनी है तुम्हें, तुम्हें तो घर चलाना है, तो तुम्हें ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो इससे होता क्या है कि जो वुमेन्स के अंदर जो फीलिंग है वो दबी रह जाती है, वो अपनी भावनाओं को उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता हुआ है, दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ वॉइस इन द सेंस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है, उनकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है ना, वो चली जाती है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं होता है वो अपनी वॉइस रख सके, तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो आइडेंटिटी है उन्हें मिल नहीं पाती है। द वुमेन इन दिस पोएम सीम्स टू बी ट्रैप्ड इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ हर वर्ल्ड सो मच सो दैट सी हैज़ फॉरगेटन समथिंग विचुअल टू हर सेल्फ। तो यहाँ पे जिस वुमेन्स की बात हो रही है, जो शब्द ढूंढ रही है, तो यहाँ उसी महिला की आप बात कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो कि वो भी किसी पावर स्ट्रक्चर के अंदर दबी हुई है और इसलिए वो अपनी वॉइस को जो है वो बोल नहीं पाती है, ठीक है ना। मतलब कि वो अपना जो आइडिया है, जो अपनी फीलिंग है, उन्हें नहीं बोल पाती है, तो इसलिए वो इतनी परेशान हो चुकी है। आप कह सकते हो कि वो शब्द को तलाश कर रही है कि मैं अपनी वॉइस जो है वो खुद बोल सकूं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे समाज में भी बेसिकली जो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो इस पोएम का मतलब ही यही है कि जो महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार कह लो या फिर उनकी जो वॉइस है उन्हें दबाया जाता है, तो उससे रिलेटेड ये आपकी पूरी पोएम है, ठीक है ना। आप इसको एक बार हिंदी में पढ़ सकते हो। बाकी इसका स्टेंजा 2 आ गया, इसको एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। अंडर द कारपेट सी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स, she had forgotten, she had swiped under there, but not the one she was looking for. The trouble is, it's small, only 2 letters, though no less valuable for that. तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा है इसमें ये कह रहा है कि वुमेन्स जो है वो शब्द को तलाश तो कर रही थी, लेकिन उसे शब्द तलाशते करते करते कुछ और शब्द मिल गए जिसने जिन्हें उन्हें पहले कभी दुबकाया होगा, और उसने अब ढूंढा तो उसे मिल गए, लेकिन वो वाला नहीं मिला जिसको वो ढूंढना चाह रही थी, ठीक है ना। और जो शब्द ढूंढना चाह रही है वो ओनली 2 लेटर्स का है, बहुत छोटा शब्द है, ठीक है ना। और जो जिसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो शब्द, ठीक है ना। इसको डिटेल में एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, in the second stanza, the same theme of lost word is continued. We see her looking under the carpet, and there she finds many other words that she had swept under the carpet, but not the one she was looking for. मतलब कि सेकंड स्टेंजा में भी बस ढूंढने की बात चल रही है कि वो शब्द ढूंढ रही है, और ढूंढते ढूंढते उसे अदर शब्द मिल जाते हैं, ठीक है ना, जिसे उन्होंने पहले कभी दुबकाया होगा, बट वो वाला नहीं मिलता जिसको वो ढूंढना चाह रही है, ठीक है। The phrases swept under the carpet is used to indicate that something was hidden deliberately, ठीक है ना। तो देखो मुहावरे होते हैं ना, जैसे कि इडियम फ्रेजेस, तो यहाँ पे एक फ्रेजेस दे रखा है स्वेप्ट अंडर द कारपेट, इसका जो मतलब ये होता है कि कुछ जानबूझकर दुबकाया हुआ चीज़, ठीक है ना। ये इसको आप देख सकते हो। और इसमें क्या रखा है, वी आर दीज वर्ड दैट सी हैड स्वेप्ट अंडर द कारपेट, we tend to swipe under the carpet things we don't want others to see or think that embarrass us। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो हमें लगता है कि हमें एम्बेरस फील करा सकती हैं, ठीक है ना, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो ऐसी चीज़ों को हम नॉर्मली दुबका देते हैं अपनी लाइफ से, उन्हें गायब कर देते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे शब्द की बात हो रही है, लेकिन अपने मन की बात करें हम खुद भी, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है ना, जिसको हम कहना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम कह देंगे तो, जैसे कि कई बार होता है कि हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी को बुरा ना लग जाए, ठीक है ना, तो अपने मन में हम दबा के रखते हैं। जैसे कि आपने किसी को पैसे दे दिए उधार अपने दोस्त को, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं मांगूंगा तो ये बुरा मानेगा, ठीक है, तो फिर कई बार होता है कि चल छोड़ जाने दे, अब मेरे पैसे गए तो गए, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। और लिखा हुआ है, एंड वी टेंड टू हाइड और सप्रेस थिंग्स व्हेन वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम। और कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कुछ चीज़ें, तो जब भी हम उनको दुबका लेते हैं अपने मन में।
The woman here seems to be in the habit of sweeping many words under the carpet. It shows that she is not very confident person. She has hidden and suppressed or forgotten to use many words because she is not confident person अबाउट यूजिंग दैम। तो ऐसा लगता है जो महिला है ना उसको आदत है कि वो जो शब्द है उन्हें कारपेट के नीचे वो दुबका देती है, ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि उस महिला के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, आत्मविश्वासी महिला नहीं है, जब भी तो ऐसे करती है। जैसे कि जो भी शब्द ढूंढ रही है अगर उसे नॉर्मल भाषा में समझे तो ऐसा लगता है कि उसे आदत हो चुकी है कि जिसने भी उसे जो भी कह दिया, ठीक है ना, तो वो अपनी फीलिंग नहीं बताएगी, अपना जो मन के अंदर है वो खुद उनके शब्द को अपने मन में रखती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करने के बाद। और देख लेते हैं, ये वाला आप खुद से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। बेसिकली इस वाला में यही बताया जा रहा है कि जो हमारे बड़े होते हैं, ठीक है ना, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। रात रात अच्छी है दिन अच्छा है, कौन सा सर श्रेष्ठ है, पुरुष श्रेष्ठ है या विमेन श्रेष्ठ है, ठीक है ना। जैसे कि हमें बता दिया जाता है शुरू से ही कि जो पुरुष होगा वो महिला से बड़ा माना जाता है, ठीक है ना, हमें शुरू से बचपन से सिखा दिया जाता है। तो ऐसी महिलाओं की जो स्थिति है वो अपने मन में शुरू से ही इस बात को ध्यान रखती हैं कि हाँ जो पर्सन है जो पुरुष है वो हम पे अगर दबाव बना के रखेगा तो हमें उसका दबाव जो है झेलना पड़ेगा। जैसे कि कई बार होता है कि कोई जो वुमेंस की शादी हो गई कहीं पे, ठीक है ना, वो कहीं पे गई तो वहाँ पे कुछ वो अपनी जो फीलिंग है उन्हें नहीं रख पाती है और जो अपनी बात है उन्हें नहीं कह पाती है, ठीक है, क्योंकि समाज ने हमें शुरू से सिखाया हुआ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, आप खुद से भी इसको रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पोस्ट करने के बाद, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। We often hear our parents use these words to control us. The power to say yes no comes with authority. It seems the C of the poem is a woman without much authority, and that is why she needs to swipe words under the carpet. It is also quite possible that she does not have much authority because she is a woman. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका शुरू से ही हमारे पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने शुरू से हमें बताया हुआ होता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे यही कह रहा है कि जो येस और नो की जो कहने की जो अथॉरिटी है, ठीक है ना, वो हमें आज़ादी से मिलती है। अगर कोई बंदा आज़ाद है, ठीक है, अगर आप उनसे बोला भाई ये वाला मेरा काम कर दे, अब वो उसकी मर्जी वो करे या ना करे, वो तो स्वतंत्र है ना। अगर वो बंदा स्वतंत्र नहीं होगा तो उसे वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पेरेंट्स की बात हो रही है। जो पेरेंट्स होता है वो अपने जो बेटी है उसको बोलता है कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए। तो अथॉरिटी नहीं है वुमेंस के पास, जो उनके माँ बाप कह रहे हैं उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वही चीज़ बता रखी है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो पोयम है पोयम, तो उसमें जो सी वर्ड है मतलब कि जो वुमेंस की जो बात हो रही है उसके पास खुद की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। उसके पास ऐसा लगता है कि उसकी खुद की भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अगर उसकी अथॉरिटी होती तो क्यों शब्दों को दुबकाती। क्योंकि पोयम में हम पढ़ रहे हैं कि जो वुमेंस है वो उन शब्दों का यूज़ करती नहीं है, उन्हें दुबका देती है, ठीक है। दुबका देगा इन द सेंस कि वो एक्सप्रेस नहीं करती अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो बातें हैं उन्हें बोलती नहीं है। बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। आपको पता होगा इंडिया में भी जो वुमेंस है उनको ये बताया जाता है कि जो पुरुष है वो तुमसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो पुरुष जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। और देख लेते हैं इसे एक बार। व्हाट इज़ सी इज़ लुकिंग फॉर नाउ, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या हो सकता है वर्ड, वो आपको नीचे पता लगेगा। इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। जो शब्द है ना जिसकी बात हो रही है जो वो ढूंढ रही है वो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। एक तरीके से डिमांड कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी ज़रूरत हर किसी को रहती है। द लास्ट टू लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट शी इज़ लुकिंग फॉर नाउ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टू लेटर। कि जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ जो स्टैंजा था उसकी जो दो लास्ट लाइन थी, ठीक है ना, उसमें बताया गया था जो वर्ड है वो ओनली 2 लेटर्स का है और बहुत स्मॉल है। तो देख लेते हैं क्या है वो वर्ड। ये आपको पता लगेगा तीसरे स्टैंजा में जो हम अब पढ़ने वाले हैं। ये पोएम का लास्ट स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा। सी स्टैंड्स रेकिंग हर ब्रेन फॉर द लास्ट टाइम व्हेन सी यूज इट, बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल टू अटेम्प्ट व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवंस एल्स टंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो महिला होती है, ठीक है ना,
वो ध्यान लगा के सोचती है कि लास्ट टाइम उसने इस शब्द को कब यूज़ किया था, लेकिन उसके मन में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। जो भी वो सोचती है सब फेल्ड हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाती कि उसने लास्ट टाइम यूज़ ही कब किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो यूज़ ही नहीं कर रही है इस वर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन्स एल्स टंग। इसका मतलब है मुंह उसका होता था और बातें किसी और की होती थी। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं जब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। In the third stanza, she takes a break from the frantic search to think about the word. She tried to remember the last time she had used this word. This is a very common way of remembering about things which are lost or misplaced. But this attempt also ends in failure. She can hardly remember the last time she used it. The only thing that she remembers now is not the use of the word but the failure to use it. Though she had tried several times and she had failed to use it because her mouth was full of someone else tongue। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है कि जो महिला थी वो जो शब्द ढूंढ रही थी उससे ब्रेक ले लेती है और वो मन में सोचती है कि मैंने इसका लास्ट टाइम यूज़ कब किया था, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है कि जो भी हमारी चीज़ें खो जाती हैं या मिसप्लेस हो जाती हैं उन्हें ढूंढने का एक अच्छा तरीका होता है कि मन में सोचो कि हमने लास्ट टाइम यूज़ कब किया था। लेकिन उसके सारे जो अटैम्प्ट है वो फेल्ड हो जाते हैं, वो ढूंढ ही नहीं पाती कि मैंने उसका लास्ट टाइम यूज़ किया कब था। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो महिला है, ठीक है ना, उसने पहले इसका यूज़ करना चाहा था, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी उसने यूज़ कोशिश ही नहीं करी, उसने कोशिश करी थी उसका यूज़ करने की, लेकिन उसका यूज़ वो कर नहीं पाई। कर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुंह तो रहता था उस महिला का, लेकिन उसके अंदर जो जवान रहती थी वो किसी और की। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं तो कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है, ठीक है, महिला को क्या क्या होता है, कई बार ससुराल वाले परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी वो अपने घर घर आती है, मायके आती है जब भी, तो उसके घर वाले पूछते बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ और दिक्कत, तो वो बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मुंह तो उसका है, लेकिन उसके जो ससुराल वाले हैं वो उन्हें डांट के रखते हैं कि तुम्हें अपने पियर से कुछ नहीं कहना, अपने माता पिता से कुछ नहीं कहना, जो भी हम तुम्हें कह रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है महिलाओं की स्थिति के बारे में, यहाँ पे पूरा पोयम है, ठीक है ना। आप समझ गए होगे, अगर आप नहीं समझे हो तो अब 1-2 मिनट और बाद आप समझ जाओगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। When the poet says that her mouth was full of someone else's tongue, it does not mean that she did not have a tongue of her own. Tongue here is used in the sense of voice. तो जब कवि ये कहता है कि हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन एल्स टंग, कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी खुद की जबान नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो टंग है वो एक वॉइस के सेंस में है, ठीक है ना, उसकी खुद की वॉइस नहीं है। जैसे लोग कहते हैं वैसे उसको करना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पर्पज़ से, आपको ऐसा पूछ सकता है कि ये वाला लाइन दे देगा और उसका मतलब पूछेगा फिर, ठीक है ना, आप देख लेना इस चीज़ को। बाकी और मैं आपको बताता हूँ। when the women try to remember the word she has lost, she is unable to do so because she had been using not her own but someone else's word। she was saying what other wanted to say। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो महिला है, ठीक है ना, महिला जब याद करने की कोशिश करती है कि उसने यूज़ कब किया था ये वर्ड, तो वो वो इसलिए याद नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपनी ज़बान यूज़ नहीं कर रही है। मतलब ये जैसा लोग कहते हैं, जैसा उनके पेरेंट्स कहते हैं वैसा उन्हें करना पड़ता है, ठीक है ना। जब ऐसा करना पड़ता है तो वो खुद की ज़बान कहाँ से यूज़ कर लेगी, ठीक है ना, खुद की वॉइस यूज़ नहीं कर पाती है वो। और इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। The ending of this poem does not give us any definite clause about the word she is looking for. If we probe further and think about the word she is looking for, we will realize that it is a two-letter word and that it is an important word. The woman, it seems, has never been able to use the word because she has never used her own voice। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंडिंग में जो भी हमने वो भी पढ़ा, जो भी हमने स्टैंजा पढ़ा, उस समय कोई भी ऐसा संदेश मालूम नहीं पड़ता कि जिसे हम पता लगा सकें वो वर्ड क्या था, ठीक है ना। लेकिन जब हम गहराई से उसके बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे बस 2-3 चीज़ें लिखी हुई थी कि वो एक स्मॉल वर्ड है, ठीक है ना, एक छोटा वर्ड है
और 2 लेटर्स का है और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और उस महिला ने उसका यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी खुद की वॉइस नहीं थी तो करती कहाँ से। अब वो कौन सा वर्ड है वो एक बार हम देख लेते हैं नीचे। We know that voice, or in other word, the freedom to choose and express idea and opinion, give us an identity, and the loss of these result in loss of identity. Thus, we can guess that the word she is looking for would be a word which could give her an identity. Word like me, am, no, assert once individually. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम समझे तो जो हमारी वॉइस होती है, ठीक है ना, वॉइस क्यों होती है, हमें जब आज़ादी मिलेगी जब ही हमारी वॉइस होती है, बिना आज़ादी के हमारी वॉइस हो ही नहीं सकती है। तो हम जान सकते हैं कि जो महिला है, ठीक है ना, वो किस शब्द को ढूंढ रही है। आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो आज़ादी देते हैं हमें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मी, एम, नो। मी मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गिव मी माई पेन, ठीक है ना, आई एम मैं हूँ। तो यहाँ पे नो हो गया, जैसे कि नो कोई मेरे को काम कह रहा है, मैं बोल दूँगा नो नहीं करना मुझे। तो ये सारे वर्ड क्या है, ये हमें आज़ादी देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई वर्ड हो। अब देख लेते हैं एक बार इसको और नीचे पढ़ के। Perhaps it is one of these words that is looking for. Is she looking for the word no? We, we know that the ability to say no give us a sense of freedom. Perhaps she has never been able to use say no in her life. If we look at the position of the woman in the traditional society, we will realize that for a woman to say no is often a great challenge, and they often fail to say no because they are taught to obey what others ask them to do. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि जो शब्द तलाश कर रही है, ठीक है, वो नो है। नो इसलिए है क्योंकि उसने नो का यूज़ वो कर नहीं पाई है, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं है, उसे फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो नो का यूज़ कर नहीं पाई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे समाज में, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, वहाँ पे महिलाओं के साथ दिक्कत यही है कि वो किसी भी चीज़ को नो नहीं कह पाती हैं, ठीक है ना। अगर वो नो कहेगी तो उन्हें चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, जो जिस महिला की जो बात हो रही है, जो वर्ड ढूंढ रही है, वो नो ही शब्द ढूंढ रही है। कौन सा ढूंढ रही है, नो। बिकॉज उसने इस शब्द को यूज़ नहीं करा है, यूज़ इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं है। तो आप समझ गए हो, देखो पोयम तो छोटी थी लेकिन इसका जो मीनिंग है, ठीक है ना, वो बहुत गहराई में जाके है। अब इसको और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा ये। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो ऐसा होता है ना कि उन्हें शुरू से समझाया जाता है कि तुम्हें क्या है कि आदर करना है, ठीक है ना, आदर करना है, जैसे लोग कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। महिलाओं को ये चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं एक बार और। Perhaps the woman here is looking for the word no so that she can regain her voice, but her attempt end in failure once again because when we lose our voice, we have nothing more to say. Thus, the poem ends on this abrupt note to suggest that when we adopt to tongues of someone and speak in their voice, it is very difficult to break free and find one's own tongue. So we can end up having very little to say and the only opinion that is open is silence. तो यहाँ पे एंड में ये कह रहा है कि जो महिला है वो नो शब्द का तलाश कर रही है ताकि अपनी वॉइस को वापस ला पाए, लेकिन वो अपनी वॉइस को वापस नहीं ला पा रही है। जितने भी वो अटैम्प्ट करती है, ठीक है ना, वो सब फेल हो जाते हैं। और इतना आसान भी नहीं होता है कि अपनी वॉइस को वापस ला पाना, क्योंकि आपकी वॉइस किसी और के पास है। अब जब किसी और के पास है, इतनी आसानी से आप कैसे वापस ले आओगे, ठीक है। तो एंड में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, साइलेंट का ऑप्शन रह जाता है कि आप कुछ मत करो, बस आप साइलेंट हो जाओ, ठीक है ना। तो इस पूरी पोएम में यही बताया गया था। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक महिला है, वो बहुत परेशान है, ठीक है, वो उसको आज़ादी नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है, वो इतनी परेशान हो गई है कि उसका मानसिक जो संतुलन है, वो ये कह रहा है कि इस वर्ड को मैं ढूंढूं, इसको बोलूं, लेकिन वो नहीं बोल पा रही है। फिर लास्ट में उसके पास बस यही उपचार रह जाता है कि बस अपने आप को साइलेंट रख लूँ, ठीक है। तो यही हमारी आजकल सोसाइटी में हो रहा है, जो महिलाओं के ऊपर होता है कि महिला को उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और महिलाओं को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं मिल पाती है।
ठीक है ना। अब तो खैर एजुकेशन आ गई है तो डेवलपमेंट हो गया है, अब लोगों को आज़ादी हो गई है, लेकिन जिसने भी ये पोएम लिखी है उसने उस पुरानी जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग ये इस पोएम को लिखा गया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।